प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उत्तराखंड रोजगार मेले का शुभारंभ। रोजगार पाने वाले लोगों को बांटे नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम में सीएम धामी भी रहे मौजूद। बीजेपी करेगी प्रदेश में 4 आभार रैली। प्रदेश में नकल विरोधी कानून लागू करने पर सीएम धामी का करेंगे आभार। 1 मार्च को हल्द्वानी से होगी शुरुआत। वन रैंक वन पेंशन में आ रही विसंगतियों को लेकर पूर्व सैनिकों ने थराली में किया प्रदर्शन। देवाल तिराहे से तहसील कार्यालय तक निकाला पैदल मार्च। विसंगतियों को जल्द दूर करने की बात। सोमवती अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हरिद्वार। हर हर गंगे के जयकारे के साथ हर की पौड़ी पर गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। रुक करेंगे बड़ी खबर का जो कि देहरादून से आ रही है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश में अब आभार रैली निकालने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी का आभार करेगी और इसी के साथ आपको बता दें कि नकल विरोधी कानून को प्रदेश में लागू करने के लिए आभार जो है जताया जाएगा। 1 मार्च को हल्द्वानी में रैली होगी। वहीं विधानसभा से कानून पास होने पर श्रीनगर में यहां रैली होगी। तो बीजेपी प्रदेश में आभार रैली करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी का आभार करेंगे और इसी के साथ बता दें कि नकल विरोधी कानून को प्रदेश में लागू करने के लिए आभार किया जाएगा। 1 मार्च को हल्द्वानी में रैली का आयोजन होगा। वहीं विधानसभा से कानून पास होने पर श्रीनगर में रैली निकाली जाएगी। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पार्टी जो है आभार करेगी और आभार जताएगी और इसी के लिए जो है आभार रैली आयोजित की जा रही है। नकल विरोधी कानून को प्रदेश में लागू करने के लिए आभार जो है पार्टी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जताएगी। 1 मार्च को हल्द्वानी में रैली आयोजित की जाएगी। वहीं विधानसभा से कानून पास होने पर श्रीनगर में रैली का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में चल रहे पेपर लीक मामले में जहां सरकार ने नकल विरोधी कड़े कानून बनाकर अपनी मंशा जाहिर की है, वहीं हमारे संवाददाता सुधांशु ने पेपर लीक मामले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से खास बातचीत की है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी, मैम जिस प्रकार से कहना प्रदेश में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, पेपर लीक की जो खबरें आ रही थी पिछले कुछ समय से, सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है जहां एक अध्यादेश भी आया है और उस अध्यादेश के तहत कड़े से कड़ा सजा का प्रावधान उसमें हुआ है। इससे लोग डरेंगे भी और अच्छा हुआ ये खुला, क्योंकि जब खुला है तो अब परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी होगी, नियुक्तियों में ट्रांसपेरेंसी होगी और जिस तरह का भविष्य बच्चे अपने लिए देख रहे हैं उस तरह का भविष्य उत्तराखंड में उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष शाहनवाज हुसैन ने सितारगंज का दौरा किया। इस दौरान नगर के मुख्य चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हुसैन का जमकर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा कि प्रदेश के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका ईमानदारी से पालन करूंगा। साथ ही कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कई सारी योजनाएं बनाई है, हमें समाज को योजनाओं के लिए जागरूक करना होगा। अल्पसंख्यक की योजनाएं जो आती थी लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी या जिससे अनजान रहते थे लोग, उसको हमारा एक टारगेट रहेगा कि हर घर, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कहना है सबका साथ सबका विकास, उसी हिसाब से हमें चलना है। हर घर तक योजना को पहुंचाना है। और आज मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उत्तराखंड के लोहाघाट से बस यात्रियों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो ने 2.5 साल से बंद बस सेवा को दोबारा शुरू कर दिया है। इस बस सुविधा से
पोंटा साहिब जाने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। लोहाघाट डिपो के एचवीएम नरेंद्र कुमार गौतम ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और रवाना करते हुए बताया कि पूर्व में लोहाघाट से पोंटा साहिब के लिए बस का संचालन किया जाता था, लेकिन परमिट न मिलने के कारण बस का संचालन 2.5 साल के लिए रोक दिया गया था। लेकिन अब परिवहन मंत्री चंदन रामदास और लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा के प्रयासों से परमिट दोबारा मिल गया है। एजीएम गौतम ने आगे बताया कि बस के न चलने से देहरादून से आने वाले यात्रियों को परेशानियां हो रही थी। बस के चलने से इस मार्ग पर यात्रियों को सहूलियत मिलेगी। घाट के निवासियों द्वारा लगातार इसकी मांग की जा रही थी। हमारे पास लंबे समय से परमिट न होने के कारण सेवा संचालित नहीं हो पा रही थी। कल ही हमें परमिट प्राप्त हुआ है और आज से हमने सेवा को प्रारंभ कर दिया है। लोहाघाट के बहुत सारे बच्चे हैं, मजदूर लोग हैं जो देहरादून से सेलापुर की तरफ स्कूल में पढ़ते हैं, काम करते हैं। उनकी सुविधाओं को देखते हुए इस गाड़ी को मुख्य रूप से संचालित किया गया है। सर, सबसे पहले तो मैं परिवहन मंत्री जी और हमारे चेयरमैन साहब गोविंद लाल वर्मा जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो उन्होंने काफ़ी कोशिश के बाद इस सेवा को दोबारा चालू करवाया। ये हमारी पोंटा साहिब की हिमाचल की इकलौती सेवा है यहाँ से, और इसकी इनकम टॉप रही है। हम लोगों ने काफ़ी टाइम मेहनत करके इसको बहुत अच्छा चलाया, लेकिन परमिट नहीं निकालने के कारण जो है ये सेवा बंद कर दी गई थी, तो ये पुनः चालू की गई है। देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है, जिसके चलते उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने कोटद्वार तहसील परिसर में हाथों में काली पट्टी बांधकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रभारी शक्ति शैल ने कहा कि सरकार अंकिता केस में सीबीआई जांच करे और देहरादून में जिन अधिकारियों ने युवाओं पर लाठीचार्ज किया है उन पर कठोर कार्यवाही करे, साथ ही जिन युवाओं पर मुकदमे लगाए गए हैं उनको वापस लिए जाएं। दो मुद्दों पर तो उत्तराखंड क्रांति दल पिछले 6 महीनों से आंदोलन कर रहा है, जिसमें एक तो अंकिता के हत्यारों को फांसी दो और उस पर सीबीआई की जांच करो। जो अभी हमारे बेरोजगारों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया देहरादून में, और वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनको लहू लुहान किया गया, उनको जेलों में भेजा गया। तो हमारी मांग ये है कि जिस अधिकारी ने लाठी प्रहार करने का आदेश दिया है उसको दंडित किया जाए और उनके सारे जो मुकदमे हैं वो ससम्मान वहां से वापस लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने चमोली का दौरा किया, जहां उन्होंने शहीद स्मारक पर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही सैनिक संग्रहालय का मुआयना भी किया। इस दौरान रावत ने ग्रामीणों से संवाद किया और सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी की। पूर्व मुख्यमंत्री ने गैरसैंण के मुद्दे पर बात करते हुए बताया कि गैरसैंण जनभावनाओं का प्रतीक है, उत्तराखंड के पहाड़ों के कष्ट का प्रतीक है और स्मारक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बताया था। पूर्व मुख्यमंत्री रावत गैरसैंण पर अपने बयानों में गंभीर नजर आए। उन्होंने गैरसैंण पर अपनी राय रखते हुए कहा कि पलायन रोकने और स्वरोजगार की जरूरत को देखते हुए उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई गई थी। रावत ने देहरादून मामले पर कहा कि बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज होना उचित नहीं है। प्रदेश सरकार पंचायतों को मजबूत करने की कवायद शुरू कर चुकी है, जिसको लेकर सरकार ने विभागीय स्तर पर रोड मैप तैयार करना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश के पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने 132 करोड़ उत्तराखंड को दिया है, जिससे पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। रहा है और पंचायतों के अंदर हम चाहते हैं कि पंचायतें मजबूत हो। अगर पंचायतें मजबूत होंगी तो देश मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा। उसके अंदर हमने स्थापना दिवस के लिए जो है घोषणा की है और स्थापना दिवस मनाया जाएगा। जो भी पंचायत का उत्पाद है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जगह जगह हमारे पंचायत भवन बन रहे हैं, जिसके लिए 132 करोड़ की राशि केंद्र ने हमको दी है। हमारा लक्ष्य यह है कि हम प्रत्यक्ष चुनाव कराएं ब्लॉक प्रमुखों के और जिला पंचायत अध्यक्षों के।
अगली खबर का रुख करेंगे। गर्मी की शुरुआत होते ही वन्यजीव पानी की तलाश में आबादी वाले इलाकों में रुख करने लगते हैं। तो वहीं इस बार पश्चिम वन प्रभाग के पतरामपुर में वन विभाग ने पीने के पानी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसको लेकर कुल 15 वाटर होल बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ में प्राकृतिक पानी रहेगा तो कुछ में टैंकरों से पानी पहुंचाया जाएगा, जिससे वन्य जीवों को पीने के पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत गर्मी का आने वाला है, ऐसे में वन्य जीव जो है आबादी की ओर न जाएं, उनको पीने के लिए स्वच्छ जो है अपना साफ पानी मिले उनको उनके प्राकृतिक आवास में। इसके लिए वन विभाग द्वारा पूर्व से ही लगभग 10-15 कच्चे पक्के वाटर होल पतरामपुर रेंज में बनाए गए हैं। अब हमारा ये अपने सर्वेक्षण चल रहा है कि किन जो प्राकृतिक स्रोत हैं जहाँ पर वहाँ पर तो व्यवस्था ठीक है, जहाँ पर जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है वहाँ पर जो है तालाबों की उनकी मरम्मत करवा करके उसमें टैंकरों से पानी डाला जाएगा और जो है ताकि जो है जंगली जानवरों को आबादी की ओर जाने से बचाया जा सके। आबादी की ओर जाने पर उनको जानमाल का भी खतरा रहता है और प्राकृतिक आवास में उनको अगर पानी मिल जाता है तो फिर जो है उनकी जानमाल की भी रक्षा हो पाती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि जिसमें वे कई नेताओं को सौंपे जाने वाले नए दायित्व पर चर्चा भी कर सकते हैं। 23 मार्च को धामी सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने वाला है। ऐसे में चर्चा है कि जल्द ही कुछ नेताओं को बड़ा दायित्व मिल सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि सरकार में या परिषदों में जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाता है वो निश्चित रूप से विशेषाधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का है और जो भी उनका निर्णय आगे होगा वो स्पष्ट सरकार ही कर रहा है। उत्तराखंड रोजगार मेले का शुभारंभ हुआ है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को संबोधित किया है और इसी के साथ वर्चुअली संबोधित भी किया है। बता दें कि सीएम धामी ने इस दौरान युवाओं को रोजगार देना पहला लक्ष्य बताया और नियुक्ति पत्र भी वितरण किए हैं। युवा ही हमारे प्रदेश का भविष्य है, ऐसा भी सीएम धामी ने कहा है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि युवाओं के हित में ही काम किया जा रहा है। पीएम मोदी ने सीएम धामी के कार्यों की इस दौरान तारीफ भी की है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी, हमारे शिक्षा विभाग के महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी जी, सीमा जौनसारी जी, सभी आए हुए अतिथिगण और जिनके निमित्त आज ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है, ऐसे हमारे नवनियुक्त सभी शिक्षक भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ ये मुख्य सेवक सदन में आप सबके पधारने पर आप सबका अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन भी करता हूँ। भाइयों बहनों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश के अंदर जो हमारे बेरोजगार युवा भाई बहन हैं उनको 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य रखा गया है और उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है और रोजगार दिए जाने के लिए एक अभिनव प्रयास के रूप में ऐसे ही जो रोजगार मेले, जिनमें आज डॉक्टर धन सिंह जी ने कहा कि 2500 लोगों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह प्रयास हमारे आगे भी जारी रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारा यह भी प्रयास है कि युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए, उनके सशक्तिकरण का, उनके रोजगार का मार्ग प्रशस्त किया जाए। और मैं पहली बार जब मैंने 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में जब काम करना प्रारंभ किया था तो उसी समय सारे विभागों में जितने भी पद रिक्त थे, हमने संकल्प लिया था कि सारे पदों पर
हम भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। और वो भर्ती की प्रक्रिया हमने प्रारंभ की है। पिछले आप 2021-22 के आप टोटल अध्याचनों को निकालेंगे तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि इस पर बहुत तेजी से काम हुआ है। और पिछले सालों में ये आंकड़ा हमारा सर्वाधिक है। और इसके साथ साथ अभी मैडम राधा रतूड़ी जी बैठी हैं, ये हमारे सीनियर मोस्ट उत्तराखंड की अधिकारी हैं। उसके साथ साथ जहां अपर मुख्य सचिव के नाते तमाम डिपार्टमेंट देती हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय का भी काम आप ही देखती हैं। तो आपसे भी मैंने कहा है कि हर 15 दिन में जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं जिनमें नियुक्तियां होनी है, जिनके अध्याचन निकलने हैं, उन सभी को आपके स्तर से लगातार उसकी समीक्षा होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे द्वारा जो सुचिता के साथ सरकारी विभागों में जितने खाली पद पड़े हुए हैं उन सभी को तेजी से भरने का हमने अभियान चलाया है। और इतना ही नहीं, आपने देखा होगा आप लोगों का रिजल्ट निकलने में भी देर हो गई, ये नियुक्ति प्रक्रिया में भी देर हो गई। उसके पीछे कारण आप सब जानते हैं। अभी ठोक कर, बजा कर, ऊपर करके, नीचे करके, तोल कर, मोल कर, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उसके बाद ही रिजल्ट निकाले गए। क्योंकि पिछले दिनों जिन भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई उन सभी पर हमारी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है और उसका नतीजा आप सबके सामने है। आज जो नकल माफिया हैं और उन्हें समर्थन और आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, वो लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब वो दिन उनके सामने आ गए हैं और उनको दिन में ही जेल जाने के सपने दिखाई दे रहे हैं। इसमें जब हमने निर्णय लिया था भाइयों बहनों, हमें पता था कि इस प्रकार की परेशानी आएगी, कठिनाई आएगी, क्योंकि यह कोई सामान्य रास्ता नहीं था। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था कि उत्तराखंड राज्य को सही दिशा में ले जाया जाए। उन नौजवानों को, उन बेटे बेटियों को, उन भाई बहनों को जिन्होंने मेहनत से, ईमानदारी से, जिनके माता पिता ने अपना घर बेचकर, अपनी जमीन बेचकर, अपने घर के जेवर गिरवी रखकर, उधार लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया है, लिखाया है, अपना न खाकर उन बच्चों के लिए उनकी फीस का इंतजाम किया है, उनके पढ़ने का इंतजाम किया है, उनके रहने का इंतजाम किया है, उनके आने जाने का इंतजाम किया है। उनके पास और उनके माता पिता के पास इस शिक्षा के अलावा कौन सी पूंजी है, कौन सा धन है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं। उनका एकमात्र रास्ता शिक्षा है और वह भी बंद हो जाएगा तो उनके पास क्या बचेगा भाइयों बहनों। इसलिए हमने तय किया कि रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, कितनी भी इसमें कठिनाई आए, कितनी भी परेशानी आए, कितना भी विरोध का सामना करना पड़े, लेकिन अब इस रास्ते पर हम आगे चलेंगे और संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि निकट भविष्य में कभी भी कोई परीक्षा नकल करके नहीं होनी चाहिए। सारी परीक्षाएं पारदर्शिता के आधार पर होनी चाहिए। पेपर आउट नहीं होना चाहिए, पर्चा आउट नहीं होना चाहिए। इसलिए भाइयों बहनों, हम नकल का कानून लेकर आए और ये कानून आज भारतवर्ष का सबसे कठोर कानून है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया गया है। जो परीक्षा में भाग लेने वाला है, अगर वो उसमें लिप्त पाया जाता है तो अगले 10 वर्षों तक वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएगा।
भाइयों बहनों, कुछ राजनीतिक कारणों से बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं आज आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप सब लोग अब जिन क्षेत्रों में जाने वाले हैं, आपने सबको दिशा देने का काम करना है। आपने राज्य और प्रदेश के भविष्यों का निर्माण करने की जिम्मेदारी आपके हाथों पर है, आपके कंधों पर है। इसलिए हमें अपनी युवा शक्ति को, हमारे नौनिहालों को, हमारे कर्णधारों को सही दिशा में ले जाकर समाज को भी उस दिशा में आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इसलिए मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, एक राजनीतिक दल के लोग, जब देश के अंदर बड़े बड़े घोटालों की बात होती है तो उस घोटालों के समय में कहते हैं कि ये सीबीआई जो है केंद्र की चलने वाली सरकार के हाथ का खिलौना है, उसके इशारे पर काम करता है। और जब यहां पर भर्तियों की जांच हम करवाने लगे और भर्तियों की जांच के साथ साथ हम कैलेंडर भी निकालने लगे, हमारा आयोग लगातार कैलेंडर निकाल रहा था भर्तियों के आगे के, और तय समय पर भर्तियों को कराने के लिए अपने सारे इंतजाम कर रहा था। ऐसे समय में कहते हैं कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, और सीबीआई करवाने के लिए कोर्ट में चले गए, माननीय न्यायालय में चले गए। माननीय उच्च न्यायालय ने सारी सुनवाई करने के बाद, सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आदेश दिया, हाईकोर्ट ने कहा कि जो शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा या पुलिस विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो कार्रवाई बिल्कुल सही चल रही है, इसलिए इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग सीबीआई सीबीआई सीबीआई, जिस सीबीआई के लिए। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।